वर्किंग किससे करनी है, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए कार्यप्रणाली कह दो, अंग्रेजी में वर्किंग कह दो, जैसे भी आप चाहो। विभवमापी का सिद्धांत भी कहते हैं इससे, है ना। कार्यप्रणाली, मैं तो कार्यप्रणाली के नाम से ज्यादा समझाना चाहता हूं, वरना यूं समझो कि इसे विभवमापी का सिद्धांत, है ना। मैंने आपसे कह दिया थोड़ा सा ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब जैसे अभी एपिसोड पढ़ रहे हैं अपन, तो ठीक है, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि यही खत्म करें, पर हर चीज अपने बस में नहीं है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो अभी मैं कहीं मेरे को घंटा भर होने के बाद तो रोकना ही पड़ता है ना एपिसोड। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर मेरे को रोकना भी पड़े तो फिर मैं जो नेक्स्ट लेक्चर चालू करूंगा वहीं से चालू करूंगा, आप उसके बहुत टेंशन न लें, है ना। अब सब विभवमापी के सिद्धांत में आप सबसे पहले समझो विभव प्रवणता, है ना। बस यहां से सारी बात समझ में आ जाएगी। विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। इसको एक्स से डिनोट कर देता हूं मैं, और ये डिनोशन कोई कैसे करता है कोई किससे, उससे आप टेंशन में मत रहिए। आप तो पहले इस बात को समझें, फिर अपन आगे देखते हैं, है ना। यही इसकी जान है, या यूं कह दें इसी से सारा व्यवस्था बैठेगी। विभवमापी के तार, जो अपन सामान्यतः 10 मीटर कह रहे हैं, जो ज्यादा लंबा हो तो ये अच्छी बात है। विभवमापी के तार की इकाई लंबाई पर विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसको थोड़ा सा मनन करके समझो। इकाई लंबाई पर विभव के पतन को, यानी तार के पर सेंटीमीटर वोल्टेज को, पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज है, उससे ही विभव प्रवणता कहते हैं। तो देखो क्या है, हर चीज में डेप्थ में घुसना पड़ेगा, और विशेष तौर से इंस्ट्रूमेंट में तो आपको घुसना ही पड़ेगा। तो विभवमापी के तार की इकाई लंबाई में विभव के पतन को, और मैंने सीधे से समझा ही दिया कि 1 सेंटीमीटर में वोल्टेज को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता विभवमापी के द्वारा मापित न्यूनतम विभवांतर है, उससे कम विभवांतर का मापन विभवमापी नहीं कर सकता। तो विभव प्रवणता विभवमापी द्वारा मापे जा सकने वाला न्यूनतम विभवांतर है। और अंतिम बात, विभवमापी से पढ़े गए पाठ्यांक विभव प्रवणता की शुद्धता पर निर्भर करते हैं, इसलिए प्योर होना चाहिए। चलो सब, अब मैं 10 मीटर, यहां अंक नहीं लिखा जाएगा ना। तो देखो सब, अपन ने तार की लंबाई मैं लिख रहा हूं ना, ये मान ली L, है ना। अब तार के सिरों पर विभवांतर ये मान लिया अपन ने कैपिटल V। तो L लंबाई पे विभवांतर कितना, कैपिटल V। तो इकाई लंबाई पे विभव का अंतर कितना, V/L। ये विभव प्रवणता होगी साहब, यानी 1 सेंटीमीटर में वोल्टेज। अब इसका मात्रक है, वोल्ट प्रति सेमी भी रख सकते हो, या आप चाहो तो वोल्ट प्रति मीटर भी। कई एक्सटर्नल नाराज हो जाते हैं वोल्ट प्रति सेमी रखने पर, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हम SI पद्धति पढ़ते हैं तो आप सब जगह SI का यूज करो। वैसे मैं व्यक्तिगत आपको अनुभव बताऊं, उससे सेंटीमीटर में लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सारी लेंथ ही सेंटीमीटर में लेंगे। अगर आपने विभव प्रवणता का मापन करते समय लंबाई को सेंटीमीटर लिखा है, तो बाकी लंबाइयों को भी आप सेंटीमीटर में ही लिखना, सीधी सी बात है। और अगर आप विभव प्रवणता को मीटर में नाप रहे हो, तो फिर बाकी लंबाइयों को भी आपको मीटर में ही मापना पड़ेगा, है ना। अब इसको अपन थोड़ा सा खींचते हैं। खींचने का मतलब, अब एक चीज को खोल के तो देखना पड़ेगा ना क्या क्या है इसके अंदर। तो सब, यदि तार में
अब मैं छोटे छोटे में लिखता हूं, तार में धारा कैपिटल आई, वह तार का प्रतिरोध। अब ये तार वही है, इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, कैपिटल आर है। तो तार में धारा अपन ने मान ली कैपिटल आई और तार का प्रतिरोध मान लिया कैपिटल आर। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो एक से क्या लिख देंगे साहब, एक से विभव प्रवणता X बराबर आई आर अपॉन एल। ये लो सब ऐसे लिख देंगे। ये शेप बनते जा रहे हैं अब आपके सामने ना, ये भिन्न भिन्न रूप बनते जाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल है ना सब, तो इसमें विभव प्रवणता पे न्यूमेरिकल फोकस हो सकता है। अब साहब आई निकाल दें, है ना। तो एक एक फेज चलता जा रहा है, मैं फेज के रूप में ले लेता हूं इसको। अब धारा कैसे निकालें साहब, तो प्राथमिक परिपथ में लगे सीसा संचायक सेल, मैंने आपको दिखाई रखा था, है ना, सीसा संचायक सेल। अब इसका विद्युत वाहक बल ईपी लिख दो या ई लिख दो, जैसी आपकी इच्छा हो। अभी तो ई लिख देते हैं ना, इसको क्या जगह लिख देते हैं, ई, ठीक है। धारा नियंत्रक का प्रतिरोध मैंने मान लिया आर डैश, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लिया, स्मॉल आर। इस टोटल तार का प्रतिरोध तो अपन क्या मान रहे हैं, कैपिटल आर। अब देखो कौन कौन श्रेणी क्रम में, कैपिटल आर, आर डैश और स्मॉल आर, ये तीनों श्रेणी क्रम में। तो कुल प्रतिरोध दिख ही गया होगा, आर प्लस आर डैश। धारा नियंत्रक का आर डैश, आंतरिक प्रतिरोध आर और तार का प्रतिरोध तो अपन ले ही चुके हैं, और सेल का विद्युत वाहक बल अपन ने ई मान लिया, है ना। तो देखो सब, अब वहां लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप बोल दिया मैंने। तो आई बराबर कितना होगा, आई बराबर कुल वोल्टता बटा कुल प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। ये तीन प्रतिरोध हैं, तो ये अपन ने मान लिए साहब, ये हैं, है ना। अब रखो दो में, दो से, है ना, x इज इक्वल टू आई की जगह क्या लिख दें, ई आर धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध और आर अपॉन एल। क्लियर सब, ये लिख दिया अपन ने। अब देखो, यदि धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को नगण्य मान लें, होता भी है वास्तव में, आंतरिक प्रतिरोध को भी नगण्य मान लें, वास्तव में द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होता है, पॉइंटों में होता है, 0.1, 0.2, तो ये तो मान सकते हैं, है ना। धारा नियंत्रक का तो चलो थोड़ा ज्यादा होता होगा, लेकिन ये तो अपन मान सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होता है, द्वितीयक सेल का, है ना। तो अब ये कौन सा रूप आ गया था सब, तीसरा, है ना। विभव प्रवणता के रूप दिखा रहा हूं, ये एक पहला आ गया था, ये दूसरा आ गया था, वो तीसरा। अब x बराबर ई अपॉन आर, ये और ये दोनों नगण्य मान लिए, आर अपॉन एल, आर से आर कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन एल भी लिख सकते हैं। मैंने इतना ये इसलिए घुमाया क्योंकि कई जगह डायरेक्ट ई अपॉन एल लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, उसकी कंडीशन है ना। बात तो वही आगे साहब, इकाई लंबाई पर विभव का पतन, है ना। तो एल लंबाई पर ई वोल्टेज है, तो इकाई लंबाई पे ई अपॉन एल है। लेकिन अपन जानते थे कि धारा नियंत्रक भी जुड़ा हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध भी हो सकता है, तो यहां तो मैंने तार की लंबाई वी और उस पर मैंने विभवांतर कितना माना, कैपिटल वी माना, है ना। तो कहने का मतलब अपन अपनी जगह पे सही है ना, कि उसमें कोई अपन गलती नहीं कर रहे कि साहब अपन ने कोई उसमें मिस्टेक की हो। क्लियर। अब सब ये तो तार की इकाई लंबाई पर विभव का पतन, क्लियर। अब कैसे मापेंगे, अब बेसिक प्रिंसिपल को समझो, 2 मिनट में समझा देता हूं मैं आपको। देखो साहब, ये साहब 10 मीटर लंबे तार ए बी को तो अपन ने दिखा दिया ऐसे, है ना, बिल्कुल सिंपल है साहब। ये आपके सीसा संचायक, ये कुंजी और ये बार बार ही बनाएंगे अपन, है ना, इसलिए मैं फ्लो में ही बनाऊंगा अब इसको, है ना। थोड़ा अब आप भी समझते हो मजबूरियां, ये कुंजी के, ये रियोस्टेट। अब साहब ये आपने कोई सेल है,
जिसका विद्युत वाहक बल अज्ञात है E, ये मापना है आपको। ठीक है साहब, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। वही मैंने x की जगह क्या कहा था, देखो अभी मैं दिखाता हूं आपको ताकि पुष्टि हो जाता हूं। मैंने आपको कहा था कि x पॉजिटिव से जुड़ेगा, यानी एवरी पॉजिटिव जुड़ेगा उच्च विभव बिंदु से ना, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो सब ये मैंने अज्ञात का पॉजिटिव ऐसे जोड़ दिया और नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, यहां से भी मैं आगे जोकी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जोकी इस 10 मीटर लंबे तार पर चलानी है। ठीक है, कब तक चलानी है, तो इसमें ज्यादा लंबा मैं खींचने के मूड में नहीं हूं। आप ये जोकी इस 10 मीटर लंबे तार पर चलाइए और वहां रुक जाइए जहां पर गैल्वेनोमीटर में 0 दिख जाए, बस वहां रोक दो। क्लियर, गैल्वेनोमीटर में 0 आते ही आपको रुक जाना है, सीधा सीधा। ये अलग से दिखा दूं, आप रुक गए, यहां पर गैल्वेनोमीटर में क्या दिख रहा है आपको, 0, बस वहां रोक देना है आपको, है ना। गैल्वेनोमीटर की खासियत है उसमें दोनों तरफ अंक लिखे होते हैं। तो जोकी को चलाओ, वही 10 मीटर लंबे तार पर चलाओ, ऐसे चलाओ बी तक, तो बीच में ही कहीं एकदम गैल्वेनोमीटर में 0 आ जाए, वहां रुक जाओ। मैंने आपसे मीटर सेतु में भी समझाया था, वापस भी समझाऊंगा। अगर गैल्वेनोमीटर 0 आ जाता है तो उसको कहते हैं विभव मापी की संतुलन अवस्था। उसको क्या बोलोगे, विभव मापी की संतुलन अवस्था। क्लियर, जहां पर या जिस बिंदु पर 0 आया है तार पर, उस बिंदु को बोलोगे अविक्षेप या संतुलन बिंदु। याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताऊं, याद आना चाहिए, याद आना चाहिए। देखो आपको विभव मापी किसके सिद्धांत पर आधारित किस पर आधारित है, उसकी कार्यप्रणाली अविक्षेप बिंदु, अर्थात मापन करते समय वह परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता है। तो ये आपको पहले ही समझा दिया। ठीक है, अब सब देख लिया आपने कि वही मापन करते समय वो धारा लेगा ही नहीं, धारा लेगा ही नहीं, उसका किस सुई का रहेगी, 0 पर, इसीलिए उसे अनंत प्रतिरोध का आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं ना। जब दोनों बातें होगी तो जब भी ये तो एक बात, अब तो कुछ चीजें तो रटो, गैल्वेनोमीटर में 0 आते ही पोजीशन क्या कहलाएगी, संतुलन अवस्था। बिंदु को क्या कहेंगे, अविक्षेप बिंदु या संतुलन बिंदु। इस समय उच्च विभव बिंदु ए व जोकी के बीच जो भी तार है उसकी लंबाई को आप बोलेंगे संतुलन लंबाई, संतुलन लंबाई, जिसको मैंने फिलहाल किससे दिखा रखा है, स्मॉल एल। बिल्कुल समझिए आप। अब आप बिल्कुल सीधा सा फंडा देखो साहब, ये 2 मिनट का काम है, देख लो। संतुलन की अवस्था में, है ना, 2 लाइन में आपको बात समझनी है बस, संतुलन की अवस्था में। अब संतुलन की अवस्था में तो गैल्वेनोमीटर किस किस के बीच में लग रहा है, तार का तो एजे, ऐसे जे, और इधर ये सेल। गैल्वेनोमीटर में आ रहा है विक्षेप 0, यानी कोई धारा नहीं बह रही, और कोई धारा कब नहीं बहेगी, जबकि ई और तार पर ए व जे के मध्य विभवांतर क्या हो, समान हो। जैसे अपन व्हीटस्टोन ब्रिज में अपन कहते हैं कि मध्य वाली शाखा में धारा नहीं है, तो उसको हटा देते हैं, उस शाखा में धारा क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर का बिंदु बी और नीचे का बिंदु डी दोनों पर विभव समान है, इससे मध्य वाली शाखा में धारा नहीं है। ऐसा अपन मीटर से तुम बोलते, तो भाई यहां भी तो एक 0 दिखा रहा है, इसका मतलब ए व जे के मध्य विभवांतर और अज्ञात सेल का
विद्युत वाहक बल दोनों बराबर है ना? ठीक है साहब। अब आप ट्रिक समझो। इकाई लंबाई में विभव के पतन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता, जो आपको पहले ही पढ़ा दिया। शुद्ध सीधे सीधे बताऊं तो इकाई लंबाई में वोल्टेज, इकाई लंबाई में वोल्टेज को क्या कहते हैं? एक्स। आप तो इसे हिंदी में समझा करो। तो एल लंबाई में कितना वोल्टेज होगा? एक्सएल। ये लो साहब, इकाई लंबाई में विभव का पतन यानी विभवांतर यानी वोल्टेज एक्स है, तो एल लंबाई, तार की एल लंबाई पे कितना होगा? एक्सएल। और ये किसके बराबर होना चाहिए? वी एजे के बराबर है ना? और वी एजे किसके बराबर है? ई के बराबर। तो देखो एक्स है, ई इज इक्वल टू एक्सएल। ये लो साहब, मतलब आपका अज्ञात विद्युत वाहक बल केवल और केवल किसके द्वारा माप लिया जाएगा? केवल और केवल लंबाई के द्वारा माप लिया जाएगा, केवल और केवल। विभव प्रवणता तो ठीक है, पता होनी चाहिए, वो तो आपको समझाई थी पहले। लेकिन आप विभव मापी से कुछ भी मापन करें, वो किसकी फॉर्म में लाके दे देगा आपको मापन? लंबाई की। वो धारा नापेगा तो भी लंबाई की फॉर्म में, वोल्टा नापेगा तो लंबाई की फॉर्म, वो हर वैल्यूज को लेंथ की फॉर्म में लाके डाल देगा, लंबाई की फॉर्म में लाके डाल देगा, है ना? लंबाई के रूप में मापन करके वो आपको दे देगा। ये विभव मापी की खासियत है। क्लियर साहब? तो सब ई बराबर एक्सएल। फिर अपन अभी खूब सारे मापन करेंगे इसे, अभी तो अपन ने स्टार्ट किया, अभी तो प्रिंसिपल समझा है, इसको समझने की आप कोशिश करना। छोटी छोटी बातों में ये तो समझ गए ना? यानी सीधा सीधा देखो, अज्ञात का कंपैरिजन ज्ञात से कर रहे, ये तो ज्ञात है साहब, और ये है अज्ञात। इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो, पता किससे पड़ रहा है? गैल्वेनोमीटर लगा रखा है ना बीच में आपने, तो आपको पता पड़ ही रहा है ना कि हम अज्ञात का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? ज्ञात से। भाई अपन ने जब विभव प्रवणता पढ़ी तो विभव प्रवणता में अपने साबित होगा तार की इकाई लंबाई पर विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो तार पर तो वोल्ट आपको पता है ही ना, यानी हर सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज है वो पता है। अब मान लीजिए जैसे अंकों में अगर मैं बोलूं कि साहब ये एल आई, ये आपने जैसे मान लो ये कहा 0.01, एल आई साहब 300 सेंटीमीटर, तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 300 सेंटीमीटर तो कितना हो गया? 3 वोल्ट हो गया। तो साहब ए और जे के बीच में कितना वोल्ट था? 3 वोल्ट। तो फिर सेल का विद्युत वाहक बल कितना था? 3 वोल्ट। तभी तो गैल्वेनोमीटर में क्या है? 0। तो ए और जे के बीच में वोल्टेज माप लो, क्योंकि तार की इकाई लंबाई, ये तो अपन ने बोल दिया एक्स इज इक्वल टू इतना वोल्ट पर सेमी, है ना? अब यानी 1 सेंटीमीटर में वोल्टेज 0.01 है। विभव पूर्णता कहते हैं इकाई लंबाई में विभव का पतन, ये बोल दिया मैंने 0.01 सेंटीमीटर। अब इसको मतलब वोल्ट प्रति सेंटीमीटर लिखा, तो आप खुद समझो ना, 1 सेंटीमीटर में वोल्टेज का मान 0.01 है। 1 सेंटीमीटर में वोल्टेज का मान 0.01 है। अब एल कितनी आई? 300 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर में वोल्टेज कितना होगा? ये एक्सएल लिखा ना अपन ने। 300 सेंटीमीटर में वोल्टेज कितना होगा? 3 वोल्ट। तो वीएजे बराबर 3 वोल्ट। और इस समय गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है, तो इसका मतलब गैस सेल का विद्युत वाहक बल भी कितना? 3 वोल्ट। तो सिंपल, बहुत सिंपल है ना? अब इसमें सब छोटी छोटी 2-3 बातें बता देता हूं। पहली बात, स्पष्ट रूप से जितने भी पॉजिटिव हैं, चाहे वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है कोई सा भी, वो सदैव उच्च विभव बिंदु ऐसे जुड़े। एक उच्च विभव बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि ए संचायक सेल के धनाक से जुड़ा है, इसलिए इसको कहते हैं उच्च विभव बिंदु। तो सभी पॉजिटिव, देखो आप नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव, सर्किट में जितने भी पॉजिटिव हैं सब उच्च विभव बिंदु ऐसे जुड़े होने चाहिए। दूसरी बात, आप संतुलित लंबाई लेंगे तो संतुलित लंबाई सदैव उच्च विभव बिंदु से ही लेनी है, बीच से नहीं लेनी। अब आपका ये कंफ्यूजन, हालांकि मीटर से तुम्हें बोल दिया था मैंने, लेकिन यहां दूर हो जाना चाहिए कि आप संतुलित लंबाई उच्च विभव बिंदु से ही लेंगे। तीसरी बात है ना, तीसरी बात में यह है
दो बातें बता दी मैंने, एक तो बता दिया सभी पॉजिटिव से जुड़ने चाहिए। तीसरी बात है विभव मापी से मापना एक तुलना विधि है, कंपैरिजन है, जस्ट कंपैरिजन। इसलिए ध्यान रखें कि अज्ञात का मान संचायक सेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ये अज्ञात सेल है साहब 5 वोल्ट और ये है 3 वोल्ट। अब जीरो कभी आएगा ही नहीं, संतुलन होगा ही नहीं, क्योंकि 3 वोल्ट से आप 5 वोल्ट को कैसे बैलेंस करोगे। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कोई कि हमने वोल्ट मीटर से अज्ञात का मापन किया और संतुलन बिंदु आ ही नहीं रहा, तो आपका क्या जवाब होगा? आप सीधा सीधा कह देना इसका मतलब अज्ञात विभवांतर वो वोल्टेज जो भी है वह संचायक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है, तभी जीरो नहीं आ रहा। तो विभव मापी में जीरो ना आवे इसका एक ही कारण हो सकता है कि आपका जो अज्ञात है वह प्राथमिक परिपथ में लगे संचायक सेल की वोल्टता से ज्यादा है ना, क्योंकि ये तुलना विधि है सीधी सीधी, है ना। तो सब एक ही इंपॉर्टेंस बता दी, सभी संतुलन लंबाइयां ऐसे लेनी है और इसको चिवो बिंदु कहते हैं, सभी पॉजिटिव ऐसे जोड़ना। और एक ये मापन जो आप कर रहे हो ये तुलना विधि है, इससे अज्ञात का विभवांतर प्राथमिक परिपथ में लगे संचायक सेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। होगा, अगर ऐसा हुआ जैसा मैं आपको बता रहा हूं तो संतुलन कभी भी नहीं आएगा, जीरो कभी भी नहीं आएगा, है ना। बाकी आपको ये लेंथ वगैरह ये सब बता ही दिए, तो मुझे जो भी ध्यान आ रहा है वो मैंने आपको समझा दिया है। फिर अन्य बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बस आज इतना है। थैंक यू वेरी मच।